आयुष बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ किशोर जी को चेहरे पर बैठने का इशारा करता है, वह भी समझते हुए पिक्चर पर बैठ जाते। उनके ही बगल में आदर्श और क्रिश बैठ जाते हैं। किशोर जी आयुष को देखते हुए बोलते, हम ज्यादा सवाल घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे, हमें इतना पूछना है कि हमारी बच्ची के रिपोर्ट में क्या है, उसे ठीक होने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा। आयुष, एक तेरे साथ लेकर हुए बोलना है, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा डॉक्टर के तौर पर। क्रिश थोड़ा घर बनाते हुए बोलना, आयुष तुम ऐसा क्यों कहा रहे, कुछ घबराने वाली बात, ये परेशानी की। वही आयुष की बातों को सुन आदर्श के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस होता है, मगर आयुष इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलना है। क्रिश, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, सीधे पॉइंट पर आते हुए कहता हूं, तुम्हें पता है आशी बचपन से कैसे रही है, क्या क्या हुआ उसके साथ। क्रिश एक दर्द भरी हंसी हुए देते हुए बोलना है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, आखिर नहीं तो अपनी बहन के साथ रहा हूं उसके दर्द में। आयुष बोल, हाँ तुम जानते हो तो तुम्हें ये भी पता होगा, बचपन से थोड़ी इमोशनल है अपने खासकर रिश्तों को लेकर। बचपन से जो आज तक हुआ उनसे तो उसने डील कर लिया, मगर जो 1 साल में उसके साथ हुआ उनसे वो दिल नहीं कर पाए। उसका यह नतीजा निकला कि अभी उसके दिमाग में प्लॉट बनाए चालू हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ब्लू क्लोट का नतीजा तुम जानते हो। ऐसी धीरे धीरे अपनी चीजों या रिश्तों को भूलने लगेगी। यह कभी कभी खुद को हम करने की कोशिश करेगी किसी बात को, अगर उसके दिल में दर्द या कोई जख्म रहा तो याद रखना। और सेकंड, उसकी रिपोर्ट में यह आया है कि 6 महीने से कोई उसको मेंटली फुल होने की दवाई दे रहा है, जिससे उसकी बॉडी फिजिकल और मेंटली वीक हो चुकी है। ये कहते हुए वो रिपोर्ट सबके सामने कर देता है। तो आदर्श पहले रिपोर्ट को देखा है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। गुस्से से उसे रिपोर्ट को टेबल पर देखते हुए बोलना है, कौन सी दवाई है और कब से कितने दिन में इसका असर होता है। मिया क्रश और किशोर जी ने भी वो रिपोर्ट पढ़ ली थी। जितेंद्र जी को एक कॉल गया तो वो अभी आए, तो उन्होंने आज की बातें सुन ली। तो आज को देखते हुए बोले, कौन सी दवाई दी गई है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच सके। आयुष बोल, 100% तो नहीं मगर 75% श्योर हूं कि ये दवाई बाहर से कंट्री से मंगाई जाती है। ये दवाई इंडिया में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दवाई मंगवानी इलीगल है इंडिया में। जहां तक इस दवाई का इलाज उन लोगों पर किया जाता है जो मेंटली इल होते हैं या किसी तरह के दिमागी रूप से बीमार होते हैं। उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर ये दवाई बाहर देश से मंगाई जाए और किसी ठीक इंसान को दी जाए जो पहले से अपने शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा तनाव में हो, तो उसके ऊपर यह ज्यादा कर करती है, जैसे कि आशी के शरीर पर ऊपर असर हो रहा है इसका। वो तो अच्छा हुआ आज रिपोर्ट के कारण आशी की ऐसी हालत के कारण पता चल गया, वरना अगर 1 महीने तक और ये दवाई दी जाती तो आशी को बचाना मुश्किल नहीं नमकीन हो जाता। आदर्श बोला, ठीक है तुम्हें जो करना पड़े, आशी ठीक होनी चाहिए सही सलामत, वरना तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। आयुष मुस्कुराते हुए बोला, बहन मानता हूँ उसे अपनी तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र है, उसे सिर्फ बोलने के लिए बहन नहीं मानता, दिल से मानता हूँ। खून का रिश्ता ना हो भालेगी, दिल का जरूर है जो कभी नहीं टूटेगा किसी के तोड़ने से। और जितना मेरी बहन के लिए मेरे हाथ में होगा मैं करूंगा, बाकी सब आप लोगों को संभालना होगा। अभी उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। उसके पास आसपास ऐसा माल बनाया क्यों, खुश रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने पुराने दिन को बोलते की कोशिश करें, जिससे उसके ऊपर दी गई दवाई को असर थोड़ा काम होगा तो उसका ट्रीटमेंट करने में हमें आसानी होगी, वरना ऐसा ही चलता रहा तो उसकी हालत बस से बदतर हो जाएगी, फिर हम क्या कोई भी बेस्ट डॉक्टर उसे नहीं बचा पाएगा। और जहां तक मेरा सुझाव है, उन लोगों से उसे दूर रखें जिससे देखकर उसे तकलीफ हो। कुछ दिन है, कुछ महीने, ये कुछ हफ्तों के लिए कहानी दूर ले जाए, उसे ये दूसरी जगह घुमाए, थोड़ा घूमेंगे फिरेगी, नेचर चेंज होगा तो शायद उसके मन से ये सब भी निकले, वो फ्रेश फील करे। क्रिश बोला, ठीक है तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। आदर्श इस वर्ष सख्त और उठोने बोला, वो मेरी बीवी है तो मेरे साथ जाएगी। किशोर जी भी आदर्श की बातों को एक पल के लिए ना मानते थे, मगर फिर कुछ सोचते हुए क्रिश की तरफ देखते हुए बोले, यही सही रहेगा क्रिश। जितेंद्र जी बोले, तो क्यों ना हम एक कुछ दिनों के लिए फैमिली ट्रिप पर चले। क्रिश बोला, फैमिली ट्रिप और आप लोगों के साथ क्या मजाक है, आपको पता है ना लोगों उसके साथ फिर कैसा व्यवहार करेंगे। आदर्श शक्तूने में बोला, मेरे रहते हुए मेरी बीवी को कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। किशोर जी बोले, ठीक है तो फिर हम अपनी राजशाही हवेली मसूरी चलते हैं, वहां पर मैं सबको कर देता हूं तैयारी करने की, हम आ रहे हैं। आयुष किशोर जी की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी चलता हूं आप लोगों के साथ, आशी हो अगर मेरी जरूरत पड़ी तो। आदर्श बोला, ठीक है, और तुम्हारे अलावा मैं किसी पर भी भरोसा भी नहीं कर सकता। आयुष में बोला, और मैं यही चाहता तुम किसी और पर भरोसा ना करो ताकि मैं आशिक प्लान को आगे बढ़ा सकूं। किशोर जी जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोले, देव और प्रेम को भी बुला लेना और बाकी सबको भी, और आशी की कंडीशन के बारे में बात देना उन्हें ताकि कोई गलती ना कर पाए।
CH8 आदर्श का रोमांस वाली केयर सॉरी फ्रेंड चैप्टर ना देने के लिए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल रिटर नहीं हूँ। मुझे चैप्टर को अच्छा बनाने के लिए सोचना पड़ता है। किसी की कहानी को कॉपी करना आसान है मगर खुद की लिखना मुश्किल। मेरे हाथों में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, वो भी कोशिश करूंगी चैप्टर देने की, प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। आदर्श की बातों सुनाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। आदर्श जाने को होता है केबिन से तो आयुष उस रोके बोलता है आशी मेंटली वीक हो चुकी है, उस पे मिसकैरेज की खबर वो सह नहीं पाएगी तो उसे पता नहीं चला चाहिए। एक सदमा भी उसकी जान लेने के लिए काफी है अभी। ये सुनकर आदर्श बिना कुछ कहे चला जाता है। वही आशी के वार्ड में आशी बैठी थी, उसे नस सूप पिला रही थी। वही आशी भी आम से शुप पी रही थी, क्योंकि आगे की जंग वो बिना ताकत के नहीं लड़ सकती है, जिसके लिए उसके खाना खाना हो ताकत और अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए। नस सूप पिलाने के बाद ट्रे को साइड में रखकर बोली, अब मैं आपको स्पंज बाथ दे देती हूँ, फिर आपके जख्मों पर मेडिसिन भी लगानी है। आशी का ये सुनते ही अजीब लगता है, क्योंकि उसने कभी किसी से ऐसे नहीं करवाया था। ये कहकर नस बाथरूम में जाकर छोटे टब में गुनगुना पानी लाती है। तभी कोई डोर को खोलकर अंदर आता है तो नूर समाने बिना देखे गुस्से से कहती है, को है जो बिना नोक के आ गया। वही ये सुनते ही समाने वाला इंसान नस को देखकर गुस्से से बोला, तुमसे पूछ कर आऊंगा, अब मैं अपनी वाइफ को देखने। नस डरते हुए आदर्श को देखकर बोली, सॉरी सर, हमें लगा कोई और आ गया है मेम के रूम में। वो थोड़ी देर पहले मेम के रूम में कोई आदमी आया था तो हमें लगा वो मेम के हस्बैंड है। आदर्श गुस्से से बोला, तुम्हारे हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ का नाम किसी और के साथ जोड़ने की। तभी वहां पर किसी की मीठी और कमजोर आवाज आती है जो कि आशी की थी, जो नस को इतना डरता देखकर बोली, आप थोड़ी देर में आ जाना, मैं आपको बुला लूंगी। नस आशी की तरफ देखकर बोली, मैं आपको बात देना था अभी। आदर्श नस को बीच में टोकते हुए बोला, तुम जाओ, मैं हूं यहाँ पर अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए, मैं खुद उसे बात दे दूंगा। आशी बीच में ही बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, नस बाद में बात दे देगी, आपको परेशान होने की। आपको अपने बिजनेस और जरूर लोगों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं कि फालतू के लोगों पर अपना कीमती समय बर्बाद करना चाहिए। आदर्श आशी की बातों का मतलब समझते ही गुस्सा आया, मगर फिर भी अभी वो आशी पर गुस्सा करके उसकी हेल्थ को खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए नर्स को जाने का इशारा कर आशी के पास आते हुए बोला, मुझे पता है मुझे कब और कैसे क्या करना है, और अपनी बीवी की हेल्थ से कोई काम जरूरी नहीं है मेरा। आशी मुस्कुराते हुए बोली, अब आपको सा ड्रामा कर रहे हैं मुझे तोड़ने के लिए, अगर आपको मुझसे झूठाकारा चाहिए तो इतना नाटक करने की अब जरूरत नहीं, पेपर दे दीजिए, एक डाइवोर्स के में साइन करके इस बोझ से आज कर दोगी। आदर्श गुस्से से बोला, तुम मुझे गुस्सा दिलाने का कम क्यों करती हो, और रही बात नाटक की तो मुझे डाइवोर्स चाहिए होता, नाटक करने की जरूरत नहीं होती, समझी, मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर कोई बजी रिस्क नहीं ले सकता, अब तो चुप हो और मुझे अपना काम करने दो। ये कहकर आदर्श ने आशी के हॉस्पिटल गाउन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो आशी ने उसका हाथ रोककर बोला, क्या कर रहे हो आप। आदर्श चिढ़ाते हुए बोला, हॉस्पिटल आने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें स्पंज बाथ देना है तो कपड़े निकलने पड़ेंगे। आशी, कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, नस कर देगी, अगर आपकी होने वाली वाइफ को पता चला तो वो हॉट होगी, फिर उसका भी इल्जाम भी मुझ पर लगेगा, तो आप रहने दीजिए। आदर्श प्यार से आशी को देखा, फिर बाथरूम में गया तो आशी ने उसे देखकर बोली, मुझे पता था अभी भी आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कि तभी आशी की नजर आदर्श पर पड़ी जो छोटे से टब में पानी ला रहा था। आदर्श आशी के पास की टेबल पर उस टब को रखकर आशी के गलों को पकड़कर उसके फहद पर बड़े प्यार से अपने होठों को रखकर किस किया, फिर आशी को देखा जो उसे ही स्वलिया नजरों सा देख रही थी, जैसे उसके इस किस का मतलब पूछ रही थी। आदर्श आशी के गाउन की नोट को खोलते हुए बोला, मेरी वाइफ तुम हो ये पहली बात, दूसरी मुझे अब तुम्हारे से मतलब है और किसी की फीलिंग से नहीं, तीसरी ये किस मेरी प्यारी वाइफ को मेरी तरफ से मेरा प्यार। ये कहकर आशी के गाउन को उसकी बॉडी से अलग करता है तो आशी अब अपने होश में आती है और खुद को कवर करने के लिए अपने बाहों में खुद को छुपाने लगती है। वही आदर्श को अब आपने की हुए जाती आशी के बॉडी पर दिख रही थी, जहां उसके बाइट के निशान काले होने के साथ सूजे हुए थे। आशी के हाथों को आदर्श खोलकर उसकी बॉडी से हटाता है तो आशी डराने लगती है और साथ में कांपने। आदर्श आशी को गले लगकर बोला, सॉरी मैंने तुम्हें दर्द दिया, तुम टिक होने के बाद जो चाहे सजा दे लेना और मैं कुछ नहीं करूंगा तो तुम रिलैक्स हो जाओ। ये कहकर आदर्श आशी को अलग करता है तो आशी की आंखें नम थी, साथ में आदर्श को देख रही थी। आदर्श आशी को घुराते हुए बोला, तुम्हारी आंखों में कोई टंकी है जो कभी भी चालू हो जाती है। ये सुनकर आशी आदर्श को गुराने लगती है तो आदर्श आशी को देखकर मुस्कुराकर उसे स्पंज बाथ देने लगता है तो आशी के शर्म से गाल लाल हो जाता है। तभी आदर्श आशी के गल को किस करते हुए बोला, मैंने पहले ही सब देख लिया है तो तुम्हें छुपाने और ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है।
आशी को स्पंज बाथ देने के बाद आदर्श तब को बाथरूम में रखकर आया और आशी को देखा को खुद को कवर करके बैठी थी। आदर्श ने आशी के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर बोला, अभी तुम्हारी बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई करनी है। ये कहकर आशी के बच्चे हुए अंडरगारमेंट निकलकर वहीं रख देता है। तो आशी घबराते हुआ बोली, कोई आ जाएगा आदर्श? कोई नहीं आएगा और किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरे मना करने के बाद कोई यहाँ आए। और फैमिली के सभी लोग जा चुके हैं तो चिंता मत कर मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ जो तुम्हें ऐसे देखे, क्योंकि तुम्हें ऐसे देखने का हक मुझे है। आदर्श मेडिसिन लगने से पहले आशी के गोरे कंधों के चूमता है, फिर मेडिसिन लगाता है, ऐसे ही पेट तक करता है, मगर इतना ध्यान रखता है कि आशी को चोट ना पहुंचे। आशी के पैरों को अलग करने के लिए आदर्श कोशिश करता है तो आशी दोनों पैरों को कसकर जोड़ लेती है। आशी की तरफ आदर्श देखता है तो आशी ना में सर हिला देती है। आदर्श आशी को देखकर बोलता है, कुछ नहीं करोगा, प्लीज मेडिसिन अप्लाई करोगा? आशी ना में सर हिलाकर बोलती है, नहीं मुझे पेन होगा, मैं खुद कर लूंगी, कोई भी गलती नहीं करूंगी, वापस वो सब नहीं करूंगी, बहुत पेन होता है आप जब मेरे साथ वो गुस्से में करते हो। ये कहते हुए आशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदर्श आशी को देखकर बोला, अब कुछ नहीं करूंगा पहले की तरह। ये कहत है तो आशी फिर भी शांत नहीं होती है। आशी की हेल्थ को ध्यान में रखकर आशी को रोने नहीं दे सकता था आदर्श, इसलिए अपने होठों को आशी के होठों पर रखकर उन्हें कैद कर लेता है, जिससे आशी फ्रीज हो जाती है। वो एक तक आदर्श को देख रही थी जो उसे सॉफ्ट किस करने में लगा था। वही आदर्श किस को रोक देता है क्योंकि उसे महसूस हो जाता है आशी उसे देख रही है। वो अपनी आंख खोलकर आशी की तरफ देखता है जो उसे हिचक भारी निगाहों से देख रही थी, जिसे आदर्श समझ जाता है और आपने मथे को आशी की फहद से जोड़कर बोला, जानता हूँ अचानक से ऐसा मेरा व्यवहार तुम्हें मेरी कोई साजिश लग रही होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अब समझ में आ चुका है कि मेरे लिए क्या अच्छी है और क्या गलत, और तुम्हारा प्यारा मेरे लिए इस वक्त बहुत कीमती है। और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा प्यार है, कोई छलावा नहीं, तो उसे फील करो। साथ देना ना देना तुम्हारे ऊपर है। वाइफी मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, ना ही ये कहूंगा कि मुझे सजा मत दो। अगर तुम्हें लगे मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे खुद से दूर कर देना। अगर लगे मुझे एक मौका दे सकती हो तो साथ ना देना चाहो तो मत देना, बस मुझे खुद से प्यार करने से मत रोकना, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। ये कहकर आदर्श अपने होठों को आशी के होठों पर रखकर किस करने लगता है। वही आशी भी साथ नहीं देती मगर आदर्श को फील करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वही आशी को खुद को दूर ना करता देखकर आदर्श अपनी आंखें खोलता है तो आशी की आंखें बंद होती है और वो उसके प्यार भरे किस को महसूस करती है। ये देखकर आदर्श भी अपनी आंखें बंद करके आशी के बालों में अपने हाथ को दूसरे उसकी कमर में दलकर उसे खुद से चिपका देता है और पेशन के साथ आशी को किस करने लगता है और उसे होठों को सक करने के बाद उन्हें हल्के से खींचकर छोड़ देता है। फिर घेरे से नीचे क्लीवेज के पास आकर उन्हें सक करने लगाता है मगर बाइट नहीं करता है। कुछ ही देर में आदर्श आशी के सॉफ्ट एरिया पर अपने होठों को रखकर उन्हें चूमने लगाता है, जिससे आशी ना चाहते हुए भी मदहोश होने लगती है। वो पूरी तरह से लेट गई होती है बेड पर। आदर्श आशी के फेस को देखता है जो पसीने से भीगा हुआ था। वो 20 मिनट बाद रुककर वहां मेडिसिन अप्लाई कर देता है। वही आशी आदर्श को देख रही होती है। आदर्श अपने कपड़ों को रिमूव करने लगता है तो आशी डरते हुए बोली, आप फिर से वो नहीं कर सकते हो, आपने अभी प्रॉमिस किया था, क्या आप भूल गए? आदर्श आशी के बगल में आकर ले जाता है और आशी को खुद के ऊपर खींच के लेता है और आशी के सर को अपने सीने में छुपाकर उसके बालों को सहलाने लगता है और बोलता है, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला हूं, मगर मुझे अपनी वाइफ को अपना और उसका प्यार चाहिए था, इसलिए मुझे बस अभी तुम्हारे साथ ऐसे रहना है, तो प्लीज ऐसी रहो, मैं कुछ नहीं करूंगा। आशी अपने हाथों को सहार लेकर उठाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ वहां लग जाता है जहां लगाना नहीं चाहिए था और आदर्श की एक आह निकल जाती है, जिससे आशी जल्दी से अपने हाथों को वहां से हटा लेती है। उसे गल कश्मीरी सेब की तरह लाल थे। वही आदर्श आशी को छेड़ते हुए बोला, लगता है मेरी लिटिल वाइफ को मेरा इंजेक्शन को महसूस करना है तो वो मुझे बता सकती है, ऐसे मुझे हिंट देने की जरूरत नहीं है। आशी घबराते हुए बोली, मैं कोई हिंट नहीं दे रही, बस ये गलती से हुआ है। आदर्श हंसते हुए आशी की नाक को खिंचाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं पूरा तुम्हारा हूँ, चाहे जैसे छू सकती हो, अभी मुझे दूर मत जाओ, मुझे कसकर पकड़ लो वरना मेरा मन तुम्हारी हरकतों से रोमांटिक होने का कर रहा है। ये सुनते ही आशी ने जोर से आदर्श को गले लग लिया। वही आदर्श के लिए इतना ही काफी था। CH9 तापसी का गुस्सा और सुमित्रा जी भड़कना सब पर। रघुवंशी फैमिली के नाम अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भाई अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4।
आदर्श आशी के बालों को सहलाने लगाता है तो आशी भी वैसे ही आदर्श के गले लगे ही सो जाती है। आदर्श को अपने सीने पर भारी सांसों के साथ आशी के बड़बड़ाने की आवाज आती है। तो आदर्श आशी के होठों के पास अपन कानों को ले जाकर आशी की बातों को सुनाने लगता है। तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, उसकी पकड़ आशी पर मजबूत हो जाती है। वहीं रघुवंशी मैंशन में रात 8 बजे डाइनिंग टेबल पर किशोर जी के खाने पर अग्रवाल फैमिली भी रघुवंशी मैंशन रुक गई थी। इस वक्त सभी डिनर कर रहे थे। वही तापसी गुस्से में थी क्योंकि आदर्श घर नहीं आया था, वो आशी के पास रुक गया था। ये बात आते ही जितेंद्र जी ने घर पर बात दी थी और उनके साथ किशोर जी ने भी सबको बता दिया था कि वो 2 दिन बाद मसूरी जाएंगे। आशी की हेल्थ के बारे में भी घर पर सबको बता दिया था आदर्श का फैसला, जिसे सब लोग थोड़े खुश भी थे और थोड़े उदास भी। वही डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए डिनर कर रहे थे कि तभी सुमित्रा जी लता रघुवंशी की तरफ देखते हुए बोली, जो कि आदर्श की मां थी। सुमित्रा जी बोली, लता मैं सोच रहे थे क्यों ना हम मसूरी जाते ही तापसी और आदर्श की मेहंदी और हल्दी की रस्म को कर दे, यहां आने पर उनकी शादी। तमिल लता जी कुछ कहते उससे पहले जितेंद्र जी की सख्त और गुस्से से भरी आवाज आई कि सुमित्रा अपने शब्दों को ध्यान में रखकर बोलो, तुम जानती हो अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो इस बात को उठाने को कोई फायदा नहीं है। अभी तो मैं कुछ देर पहले ही समझाया था ना कि 2 दिन पर हम बाद मसूरी जाने वाले, आशी की हेल्थ की वजह से, और उसके सामने ऐसी भी कोई बात मत करना जैसे उसकी हेल्थ खराब हो, समझ में आए बात। सुमित्रा जी थोड़े गुस्से से बोले, मैंने गलती क्या कहा दिया, मैंने जो कहा है वो सही कहा है। तापसी के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है और आशी क्या है वो तो ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है, नहीं जल्दी से कुछ नहीं होगा। तभी जितेंद्र जी की मां कशिश जी गुस्से से बोली, सुमित्रा बहू आप ये भूल रही हैं कि पहले आदर्श इस शादी के लिए मां गए थे, मगर अब उन्होंने ही माना कर दिया है, तो इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। देसी इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आशी और आदर्श इस रिश्ते में संभालने की कोशिश कर रहे, तो बीच में तापसी को लाने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा जी थोड़े स्वभाव और रूड टोन में बोली कि हम कोई भी तापसी को बीच में नहीं लड़ा, बल्कि हम तापसी का हक दिला रहे जो उसका था। कुछ कर्म की वजह से आशी को वह करना पड़ा, मगर अब तो तापसी आ चुकी है, तो अब आशी को उसका हक दे देना चाहिए। किशोर जी इस बार शक्ति से बोले, सुमित्रा बेटा हम तुम्हारी बात समझते हैं, तुम एक मन हो, मगर तुम अपनी दूसरी बेटे का दर्द नहीं समझ रही। और रही बात आपसे की, तो तापसी को वह मौका मिला था मगर उसने वह को दिया। अब वो आशिक का समझ में आई बात, उसने आदर्श की जगह अपने सपनों को चुना। अब भी वापस आई है अपने सपनों को बचाने के लिए, ना कि प्यार की वजह से। तो इस बात को कोई बारे में बात नहीं करेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि आदर्श ने शक्ति और वरिंग के साथ कहा है कि इस बार वह कोई भी उसकी पत्नी के साथ नहीं करेगा और ना ही हम इस घर की बहू के साथ। यह अच्छा होगा, ये हमारी वार्निंग है और आदर्श की भी। ये कहकर सुमित्रा जी को किशोर जी जाने लगे, तो सुमित्रा जी ने किशोर जी को रोकने हुए, क्या माफ कीजिए अंकल, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तापसी से पूरे सोसाइटी के सामने आदर्श ने सगाई की है, तो उसे अब शादी भी करनी होगी। तेजेश्वर जी जितेंद्र जी के फादर बोले गुस्से से, सुमित्रा बहुत तुम्हारी हर बात हमने मनी आई अब तक, अब जो तुम मांग रही हो वो बेफिजूल है, क्योंकि इस रिश्ते का कोई मजदूर नहीं। अब और रही बात आदर्श की और ताप्ती की सगाई की, तो वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जोश तक आए होने वाली थी वो अब नहीं होंगे, क्योंकि आदर्श ने डिवोर्स पेपर कैंसिल करवा दिए हैं। और अब ही आशी आदर्श के ऑफिशियल पत्नी है, तो तापसी को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने आगे की लाइफ को सुधारना चाहिए, और साथ में अपनी हरकतों को भी, क्योंकि उसने हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। हमने सोचा था हमने उसके साथ जाती की नहीं, मगर हमने तो अपनी आशी के साथ चक्की की है, और अब हम नहीं जाएंगे कि तापसी की खुशी की वजह से आप आशी को हट करो, वरना अच्छा नहीं होगा। और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, ठीक है? 2 दिन बाद हमें मसूरी जाना है, तो आप अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाइए, वरना हमें मजबूरन आपको यहीं पर छोड़कर जाना होगा। इतना ही सुना था कि आप, सुमित्रा जी ने कुछ नहीं कहा था, आपसे उनकी तरफ देखने लगी। जब अपनी मां को कुछ बोलना हुआ नहीं देखा, ताकि गुस्से से अपने रूम में चले गए उठकर। वही तापसी का ऐसा व्यवहार सबको थोड़ा तो गुस्सा आया, मगर उसके व्यवहार के साथ उसकी भी जान चुके थे लोग। अब जितेंद्र जी सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोले, अभी तुम उसकी तरफदारी कर रही थी ना, देखो उसके व्यवहार को, अभी भी उसमें बाढ़ को भी मेहनत नहीं है कि बड़ों के होते हुए ऐसे उठाते हुए नहीं जाते, मगर अभी भी तुम्हें उसकी पड़ी है। थोड़ा वक्त संभल जाओ, वरना एक दिन तुम्हें ये डुबा के छोड़ेगी। इसकी रवैया को देखो, लगता नहीं है इसे कोई भी अफसोस, ये पछतावा है अपने किए पर भी जरा भी। सुमित्रा जी गुस्से से बोले, ऐसा भी क्या कर दिया जो उसे पछतावा होना चाहिए? जो आप मेरी बच्ची के पीछे लगा गए सब के सब, और वैसे भी गुस्सा होना लाजमी है ना उसका, आपने उसके खुशियों को फिर से ना कर दिया। जितेंद्र जी लगता है तुम्हारा भी उसके साथ दिमाग खराब है, जो तुम में समझ में नहीं आ रहा वो किस चीज की जिद कर रही है। अब उसकी इज्जत में तो मैं क्या, कोई भी साथ नहीं देगा, और तुम्हें भी साथ देने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा जी बोले, कोई मेरी बच्ची का साथ नहीं छोड़ूंगी।
ये कहकर वो ताप्ती के साथ ऊपर कमरे में चली जाती है। क्रिश जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोला, आपको अभी भी लगता है मैसेज अग्रवाल अपनी इज्जत छोड़ेंगे? ऐसा ना हो उनकी इज्जत मेरी बहन की लाइफ को फिर से बर्बाद करें। अगर इस पर ऐसा हुआ तो मैं भी भूल जाऊंगा कि वह मेरी माँ है। जितेंद्र जी क्रिश के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करो, मैं हूं ना मेरे बच्चे के साथ, तो उसके खुशियों के इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। रही बात सुमित्रा की तो उसे मैं किसी भी तरह समझा लूंगा। अगर नहीं समझी तो इस बार मुझे अगर शक्ति भी व्रत नहीं पड़ी तो मैं करूंगा। लता जी जितेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोली, भाई साहब आप मुझे बता दीजिएगा डॉक्टर ने आशिकी के डाइट प्लान में क्या बोला है? मैं सुबह उसके लिए नाश्ता तैयार करवा दूंगी, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना अभी उसे अच्छा नहीं लगेगा। और घर की कहानी और स्वाद की बात अलग ही होती है और हेल्थ में भी सुधार आएगा। जितेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, जी जरूर बता दूंगा भाभी। अखिलेश आदर्श के पापा जी जितेंद्र जी को घूरते हुए बोले, ऐसे मेरी बीवी को मुस्कुराते हुए मत देख, समझ में आया? तो जितेंद्र जी चढ़ते हुए बोले, तेरी बीवी से पहले मेरी दोस्त है। अखिलेश जी गुस्से से घूमते हुए बोले, तेरी कोई दोस्त नहीं, वो सिर्फ मेरी बीवी हो और उसे पर मेरा हक है तो उसे दूर है। जितेंद्र जी मुंह बनाते हुए बोले, जल कुकर बिल्कुल अपने बेटे जैसा है, या यूं कहे बेटा बिल्कुल आप गया, या यूं कहे लोग के 10 कदम आगे है बेटा आपसे। अखिलेश जी मुस्कुराते हुए गए, होना भी चाहिए, आखिर खून मेरा जो है। जितेंद्र जी जुड़ने हुए बोले, तभी तो अभी तक मेरी बेटी को छोड़ नहीं रहा है, चिपका बैठा है और हम यहाँ घर भाग दिया, एक नंबर को जल कुकर और जला दे तुम्हारा बेटा तो। अखिलेश जी घर के बोले, अभी फोन करके बताता हूँ उसके प्यार ससुर जी उसके बारे में कितने अच्छे ख्याल है। तो जितेंद्र जी जल्दी से ना मैं करता नहीं लगते हो, बोल क्यों शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। तापसी का रूम तब से गुस्से में आए रूम में और सारे सामान को इधर उधर तोड़ते हुए फेंकने लगी कि तभी उसके कमरे में सुमित्रा जी आए। तो सुमित्रा जी को देखते हुए ऐसे एक्टिंग करने लगे हो कि जैसे कैसे उसे सबकी बातों से बड़ा लगा। वह पूरी अंदर तो टूट गई, वह बैठ के नीचे अचानक से बेटी और जोर से रोने लगी। सुमित्रा जी जल्दी से आगे आए और तापसी को गले लगाते हुए बोले, तो आपसे बच्चा चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, कोई तुम्हारा साथ देना दे, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक गुजरना पड़े, मैं गुजरूंगी। और रही बात आशिकी टू, तुम चिंता मत करो, उसे मैं समझाऊंगी, अगर नहीं समझी तो मैं उसे खुद दूर करूंगी आदर्श से। जिस चीज पर आप कहां पर हो आपको मिलकर ही रहेगा, यह आपकी मॉम का वादा है। और वैसे भी 2 दिन बाद हम मसूरी जा रहे हैं ना, वहां पर कुछ ऐसा करना होगा कि तापसी बेटा खुद आदर्श आपसे शादी करें और आशी उसे मजबूर करे। तो तुम चिंता मत करो, मैं कोई प्लान बनती आई हूँ। CH10 आशी की क्यूट हरकतें रघुवंशी फैमिली के नाम। अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भाई अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, क्रिश अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 रघुवंशी मेंशन। सुमित्रा जी तापसी के लिए कोई प्लान बनाने लगे ताकि वो आदर्श के करीब जा सके। उनका प्लान शायद थोड़ा खतरनाक था आशी के लिए, मगर उनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ इस वक्त आशी से ज्यादा तापसी की फीलिंग की फिक्र थी। 2 दिन बाद हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे इस वक्त आशी वॉशरूम में नर्स के साथ थी, अपने कपड़े चेंज कर रहे थे क्योंकि उसे डिस्चार्ज मिल चुका था घर जाने के लिए। अभी भी इस या चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती थी। जब आदर्श नहीं होता था तब एक नर्स उसके पास हमेशा रहती थी आदर्श के खाने पर, और अभी भी वह नर्स आशी के साथ थी और उसे तैयार कर रही थी। ऐसी एक बार खुद को मिरर में देखी आई है। फिर वह नर्स को देखते हुए कहते, थैंक्स मुझे इतनी अच्छे से तैयार करने के लिए। तो नर्स भी मुस्कुराते हुए कहती है, वेलकम मैम, ये तो मेरा काम था। नज आशी को रूम के बेड पर जैसे ही बैठती है कि तभी कोई रूम का डोर खोल के आता है, जिससे नज और आशी का ध्यान डोर की तरफ जाता है। तो वहां आदर्श के साथ आयुष अंदर आ रहा था, जिससे देखकर आशी के फेस पर एक बड़ी स्माइल आ जाती है। वहीं आशी को मुस्कुरात हुआ देखकर आदर्श मुस्कुराता है, मगर आशी को देखने पर पता चलता है कि वो आयुष को देखकर मुस्कुरा रही है। तो वो गुस्से से आयुष को घुराता है, जिससे आयुष को भी अपने ऊपर आदर्श की नजरों की तपिश महसूस होती है। मगर वो उसे ज्यादा ध्यान ना देकर आशी की तरफ जाकर उसे सर को हिलता है। तो आशी मुंह फुलाते हुए बोली, ऐसे मत करो भाई, अभी मैं क्यूट से बहुत बन जाओगी और सब मुझ पर हंसेंगे। ये कहकर आशी मुंह पप्पी जैसा बनाकर आयुष को घुराती है, जिससे उसे गोरे गल फुलाने के साथ गुस्से से रेड हो गए थे।
ओसम बहुत क्यूट लगती है। वही आदर्श आज पहली बार आशी के इतने प्यार और गुस्से से भरे एक्सप्रेशन को देखकर उसका दिल आशी के गलों को खींचकर उन्हें बाइट खाने का कर रहा था, मगर अभी वो आशी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आशी हट हो। वो आशी को देखकर प्यार से बोला, कोई भी मेरी लिटिल डॉल को तंग नहीं जो करेगा उसको मैं जहन्नुम दिखरूंगा। यही खड़े खड़े ये बात उसने आयुष को देखकर वार्निंग देने के लहजे में की थी। वही आदर्श आशी के पास जाकर बोला, चलो हमें घर भी जाना है और तुम्हें आम भी करना है, शाम को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तो अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। ये सुनते ही आशी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा देती है तो आदर्श मजाक करते हुए बोलत है कि हाथों का क्या करूं। आशी गुस्से से घुराते हुए बोली, डंडिया खेलने को दी है, दिखाई नहीं देता मुझे, अभी चला नहीं जा रहा है तो मैं कैसे जाऊंगी, इसलिए हाथ दिया है ताकि आप मुझे गोदी में 12 तक ले चलो। आदर्श बोला, बहर गोदी में क्यों ले जाओ, व्हीलचेयर मंगवा देता हूं ना तुम्हारे लिए, वैसे भी तुम कितनी मोटी हो, मेरी कमर टूट गई तो। ये सुनते ही आशी को शादी के बाद वाला वाक्य याद आता है जिसमें आदर्श ने उसे गोद में उठाने वाली रस्म के समय अभी के समाने बेइज्जत किया था। ये याद करके वो अपने हाथों को नीचे कर लेती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वही आशी को इतना शांत देखकर आदर्श को कुछ गलत लगाता है तो वो आशी की थूदी उठाकर देखता है तो आशी की आंखें नम थी जिससे आदर्श को बुरा लगता है। वो आशी को गले लगकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, अपनी इन मोट आंसू को यू वेस्ट मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था हट करने को तुम्हें। आशी सुबकते हुए बोली, कोई बात नहीं। ये कहकर वो आयुष की तरफ देखकर बोली, भाई किसी को बोलना मुझे व्हीलचेयर की मदद से बाहर छोड़ देगा। ये सुनते ही आदर्श कुछ बोलता कि आयुष उसे अपनी गर्दन हिलाकर ना बोलने का इशारा करता है। आयुष मजाक करते हुए बोला, तुम्हारे भाई के होते किसी की क्या जरूरत, और अच्छी बात है तुम मोटी हो गई हो, वैसे भी मैं काम की वजह से जिम नहीं जा पा रहा हूँ, तुम्हें ही उठाकर कार तक ले जाता हूँ तो शायद थोड़ी कसरत भी हो जाएगी, समय के साथ जिम के पैसे भी बचा जाएंगे मेरी इस क्यूट सिस्टर की वजह से। ये कहकर वो आशी को गोद में उठा लेता है और आदर्श की तरफ देखकर बोला, तुम मेरे केबिन से फाइल ली आना। आशी की और नस को दुख कर बोला, तुम आशी का सामान गाड़ी में रख देना और मेरा भी, मैं सीधा रघुवंशी मेंशन जा रहा हूँ, कुछ दिन अपनी सिस्टर के साथ ही रहूंगा। ये कहकर वो पार्किंग में चला जाता है। वही आदर्श गुस्से से अपने हाथों का पंच बनाकर दीवार में मरता है और खुद से बोलता है, मैंने उसे फिर से शायद अनजाने में बुरी तरह हट कर दिया, मेरी बातें से करीब होने की जगह में उसे दूर करता जा रहा हूँ। ये सोचकर आदर्श को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो आयुष के केबिन में जाकर फाइल लेकर नीचे पार्किंग एरिया में चल जाता है जहां आशी आदर्श की कार ना बैठाकर आयुष की कार में बैठी थी। ये देखकर आदर्श की आंखें डार्क हो जाती है। आयुष आदर्श को देखकर बोलता है, तुम्हें आना है हमारे साथ या मैं खुद लेकर अकेले जाऊं आशी को रघुवंशी मेंशन। ये सुनकर आदर्श आशी के बगल वाली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ जाता था और आशी की तरफ देखता है जिसकी आंखें बंद थी और उसका फेस खिड़की से लगा हुआ था। ये देखकर आयुष की तरफ देखता है तो आयुषी भी उसे ही देख रहा था। वो आदर्श को अपनी तरफ देखते हुए देख तो बोला, चिंता की बात नहीं है, मैंने उसे मेडिसिन दी है, 1 घंटे बाद उसे होश आ जाएगा और तब तक वो रघुवंशी मेंशन पहुंच जाएगी, क्योंकि तुम्हारे कहे गए वो प्यारे से शब्दों में उसे पुराने जख्मों में से किसी याद को ताज़ा कर दिया जिससे उसे अंदर बेचैनी होने लगी है। तो अगली बार अपने शब्दों को ध्यान देकर बाले मिस्टर आदर्श रघुवंशी, या तो बोले है ना मेरी बहने के समाने। वही आदर्श को भी अब जाकर याद आता है कि शादी के दिन भी उसे आशी को गोद में उठाने के लिए कहा गया था तो उसने कैसे आशी की इंसल्ट की थी और तब भी ऐसे ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। वो एक बार आशी को देखकर उसे हल्के से उठाकर अपनी गोदी में बैठा लेता है और उसकी कमर को अच्छे से पकड़ लेता है ताकि उसे चोट ना लगे। वही आयुष ड्राइवर को गाड़ी को रघुवंशी मेंशन की तरफ मोड़ने को कहता है तो ड्राइवर भी आयुष की बातों को मानकर गाड़ी को मेंशन की तरफ मोड़ देता है। रघुवंशी मेंशन इस वक्त सभी हॉल में बैठे थे कि तभी तेजस्वार जी जितेंद्र की तरफ देखकर बोले, वो दोनों कब आ रहे हैं। जितेंद्र जी एक गहरी सांस लेकर बोले, आज आने वाले थे, टाइम तो नहीं बताया मगर उसके असिस्टेंट ने कहा था आज उनकी सुबह कोई मीटिंग है तो शायद शाम तक आ जाए। कशिश जी गुस्से बोली, उनकी मीटिंग से ज्यादा अभी आशी जरूरी है तो फोन करके कहो उन दोनों को आने को अभी। तभी सुमित्रा जी गुस्से से बोलती है, आशी कोई जंग जीत कर नहीं आ रही है जी, उसके लिए वो दोनों को आना पड़े यहाँ। जितेंद्र जी गुस्से से बोले, उनकी बहन है और जैसे 2 हफ्ते पहले आए थे वैसे भी आ सकते हैं अभी अपनी मीटिंग छोड़कर। तो उनकी बातों को काटते हुए सुमित्रा जी बोली, तब बात अलग थी क्योंकि तापसी की बात थी और वो दोनों तापसी को दुखी नहीं कर सकते थे। तभी वहां पर एक रूढ़ और तह आवाज आई जो सुमित्रा जी के कह रही थी, हमारे लिए हमारी आशी भी सबसे ज्यादा मायने रखती है मोम, भले ही हम उसे नाराज थे मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए कुछ मायने ना रखती हो और आप में ये आदत है मगर हमें नहीं।
सुमित्रा जी गुस्से से बोली, ये क्या तमित है? प्रेम अपनी माँ से बात करने का। देव देखो ये कैसे बात कर रहा है मुझसे, वो भी उस लड़की के लिए जिसकी वजह से आज तापसी की ये हालत है। देव रोबिली आवाज में बोला, उसने कोई गलत बात नहीं की और तापसी के साथ जो हो रहा है वो उसका ही डिसीजन है, ना कि किसी और का। उसने अपने करियर को चुना और आशी ने उस वक्त घर की इज्जत के लिए अपनी खुशी को बलि दी, तो अब किस हक से अब बोल रही है आशी गलत है? गलत आशी नहीं है, गलत उसके साथ हुआ है, ये आपको समझना है, साथ में अपनी लाडली बेटी को समझना है, क्योंकि अब मैं तापसी को आशी की खुशियों को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तापसी जो कि नीचे आ रही थी वो ये सुनते ही गुस्से से कहती है, तुम्हारी वजह से सब मुझसे दूर हो रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी लिटिल सिस। तापसी रोते हुए नीचे आकर देव से बोली, मेरी गलती इतनी सी थी कि मैंने अपने करियर को चुना और मुझे उस वक्त जो समझ में आया मैंने वो किया। प्रेम तापसी को देखकर बोला, तुम हमें से किसी को बता सकती थी, मगर बताना तो दूर तुमने झूठी चिट्ठी भी लिख दी और एक बार भी आशी के बारे में नहीं सोचा किया होगा उसे साथ, तुम उसे बढ़ो मगर समझदारी तुम्हें नहीं है। तापसी, आशी तुमसे उम्र में छोटी होने के बावजूद एक मैच्योरिटी के साथ बिना किसी शर्त के रिश्ते निभा रही थी, इतनी तकलीफ के बावजूद, और तुम कह रही हो तुम्हें समझा नहीं आया। CH11 आदर्श का डाक ओरा रघुवंशी फैमिली के नाम। अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन। आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भाई अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4। आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 दिल। सुमित्रा जी तापसी को बचाने के लिए कहती है तो को बड़ा काम नहीं किया देव, और इतना ही मिचोयोटी है तो आदर्श को अब क्यों नहीं छोड़ देती, ये जानते हुए अब तापसी आ गई है तो उस पर कोई हक नहीं, उसका पहले भी कोई रास्ता नहीं तय अभी भी नहीं है। तापसी बोली, और वैसे भी आदर्श ने भी आशी को उसके करियर में स्पॉट नहीं किया तो मुझे भी नहीं करते, मुझे यही डर था, इसकी वजह से वो सब हुआ। मैं आदर्श से बहुत प्यार करती हूँ भाई, आप कहो ना आशी को वो आदर्श को छोड़ दे। अब आगे तभी कोई कुछ कहता कि सभी के कानों में आदर्श की कोल्ड और डरावनी आवाज आई। जो गुस्से से तापसी के पास आ रहा था वो कुछ बोलता कि तभी आशी कसमसने लगती है तो आदर्श नीचे सर करके देखता है तो आशी नींद से जग चुकी थी। आशी एक बार आदर्श को देखती है, फिर उसकी नजर अपने आस जाती है तो वो घबरा जाता है और आदर्श को घबराते हुए बोलती है, मुझे नीचे उतर दे। आदर्श आशी को घुराते हुए बोला, शांति से बैठी रहो वरना अच्छा नहीं होगा, कहीं मैराथन में नहीं जाना जो तुम इतना हड़बड़ी मचा रही है, ज्यादा कुड़ाने की कोशिश की तो हॉस्पिटल जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझी। ये सुनते ही आशी आदर्श की बाहों में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह चिप जाती है तो आदर्श उसे प्यार से देखने लगता है और अपने हेड सर्वेंट को बोलकर आशी के लिए जूस लाने को कहता है। तापसी से आशी के इतनी केयर आदर्श से करवाना नहीं देखा जाता तो वो आशी पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे अपनी बहन के पति के बाहों में बैठे उस पर डोरे डालते हुए, कितना और गिरोगी मेरे आदर्श को मुझसे दूर करने के लिए। ये सुनकर आशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तापसी की तरफ देखकर बोली, दी मैं कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता कब मुझे आदर्श जी ने अपनी बाहों में उठा लिया, मैं तो आयुष भाई के साथ आई थी, मेरा इरादा आपको हट करने का नहीं था। तापसी गुस्से से बोली, तुम्हारा ये नाटक मैं अच्छे से जानती हूँ तो मुझे मत बहलाओ समझी, क्योंकि मैं तुम्हारे बेकवाने में नहीं आना चाहती हूँ, और खबरदार जो मुझे अपनी गंदी जुबान से बहन कहा तो तुम जैसे बड़जलन और बेशर्म लड़की मेरी बहन नहीं, तुमसे मेरी खुशियां नहीं देखी जाती है। तभी तो देखो ना, भगवान ने तुम्हारी खुशियों को छीन लिया, तुम्हारा बच्चा आने से पहले ही मर गया, मेरी खुशियों को बर्बाद किया ना तुमने, मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। आशी ये सुनते हुए बोली, आप झूठ झूठ बोल रही हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आदर्श की तरफ देखकर बोली, दीदी झूठ बोल रही है ना। सुमित्रा जी गुस्से से बोली, खबरदार जो मेरी बच्ची को झूठा कहा वो सच कह रही है, भगवान भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारा ये ख्वाब पूरा हो, तभी तो देखो तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया ताकि तुम मेरी तापसी की खुशियों में ग्रहण न लगा सको। आशी तेज तेज रोते हुए बोली, चुप हो जाओ, सब झूठ है, मेरा बच्चा नहीं मरा, सब झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए आशी को अपना पिछला जन्म याद आता है जिसमें उसका बच्चा मर गया था। आयुष जल्दी से आगे आकर आशी को चेक करते हुए उसे आदर्श को सोफे पर बैठने को बोलता है। आदर्श उसे सोफे पर बैठा कर उसे गले लगाकर चुप करवाने लगता है। वही आशी उसे अपने से दूर करने के लिए उसे पीठ पर मुके मर रही थी, मगर आदर्श को इसे कहाँ फर्क पड़ने वाला है, वो गुस्से से तापसी को देख रहा था। वक्त से साथ आशी हाइपर और ज्यादा होने लगी और आसपास का माहौल और ज्यादा घुटन भरा हुआ था।
जब तापसी आदर्श को ऐसे आशी मार खाता हुआ देखते हैं तो उसे रहा नहीं चाहता, वह आती है आगे और आशी के हाथों को पकड़ जोर से मुड़ के आदर्श से दूर कर देती है। वही आदर्श का दयान कहीं और था, जिससे उसकी पकड़ आशी पे ढीली होने के कारण आशी को धक्का देने पर आशी संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। ये देखकर आदर्श आशी को उठाता है और उसे रूम में ले जाने लगता है। उसके पीछे सभी जाते हैं क्योंकि आशी बेहोश हो चुकी थी। वही तापसी आदर्श के हाथों को पाक्स कर रोकती है तो आदर्श उसे एक जोर का धक्का देता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और उसका सर टेबल से जा लगता है। वही सुमित्रा जी जल्दी से आगे आकर तापसी को संभालते हुए आदर्श पर चिल्लाकर बोली, ये क्या हरकत है, तुम कैसे अपनी होने वाली पत्नी के साथ ऐसे कर सकते हो। तो आदर्श गुस्से से बोला, लगता है आपकी बेटी के साथ आपका भी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हो मेरी पत्नी की जगह अपनी कैरेक्टरलेस बेटी को दे रही है। मिस्टर अग्रवाल अभी तक अब जिंदा है क्योंकि आप आशी की मां, मगर बात का कोई भरोसा नहीं तो दूर रहे आप दोनों मुझसे और मेरी पत्नी से, क्योंकि इस जन्म में तो मैसेज आदर्श मेरी बाहों में वो ही रहेगी। और खबरदार जो इस जुबान से कभी भी मेरा नाम अपनी इस आवारा बेटी के साथ जोड़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत घातक हो सकता है आप दोनों के लिए। एक ये सुनकर तो एक पाल से लिए दोनों के साथ परिवार वाले भी डर गए, मगर तापसी हिम्मत करके बोली गुस्से से, मैं कभी भी तुम्हें खुद को छोड़कर इस बहन जी को नहीं चुनाने दूंगी। आगे तुमने मुझे नहीं अपनाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कहकर तापसी फ्रूट बास्केट में से नाइफ उठाकर अपनी कलाई पर रख के बोली, मुझे दूर जाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आदर्श स्माइल करते बोला, शौक से दे दो। सुमित्रा जी गुस्से और घबराहट में बोली, आदर्श से आशी को छोड़ दो वरना तापसी खुद को हरम कर लेगी। मेरी बच्ची को बचा लो, वो तुम्हारे बिन मर जाएगी। आदर्श सुमित्रा जी को गुस्से से घुराते हुए, बी बेटी तो दोनों की आपकी है तो प्यार में दोनों के लिए इतना फर्क क्यों। और जो मुझसे शादी के मंडप में छोड़कर गई वो उसी दिन मर गई। मेरे लिबाब, मेरी जिंदगी, मेरी आशी है। वैसे भी जो प्यार के लिए मारते हैं उनका नाम सुनहरों अक्षरों में लिखा जाता है। तो आपकी बेटी के मरने के बाद उसे ऊपर एक किताब लिखूंगा जिसका टाइटल काले शब्दों में होगा, बिल्कुल आपकी बेटी की तरह मेला। तापसी गुस्से से बोली, तुम मुझे जानते नहीं हो आदर्श, मैं क्या कर सकती हो तुम्हारे लिए। आदर्श बोला, मुझे जानने के कोई इंटरेस्ट नहीं है मिस ड्रामा। ये कहकर आदर्श ऊपर चला जाता है। वही तापसी अपनी नस को कुट लेती है। ये देखकर सुमित्रा जी घबराते हुए आयुष को रोकती हुए बोली, आशी को बाद में देख लेना, पहले तापसी को देखो उसका कितना खून बह रहा है। तो आयुष बोला, इतना नहीं बह रहा, हल्का सा कट है। तो सुमित्रा जी चिल्लाते हुए बोली, तुम है डॉक्टर, किसने ने बनाया, मेरी बेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है, तुम्हें उस ड्रामेबाज लड़की की चिंता हो रहा है। तो ऊपर से गुस्से से भारी आवाज आती है, ड्रामा अपनी चाहत बेटी कर रही है सुमित्रा जी। ये सुनकर वो ऊपर देखती है तो वहां पर जितेंद्र जी खड़े उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। जितेंद्र जी आयुष की तरफ देखकर बोले, आप ऊपर जाओ। तो सुमित्रा जी बोली, आपको दिखता नहीं कि तापसी को ज्यादा जरूरत है इस वक्त डॉक्टर की, ना कि आपकी उस बदतमीज और बेशर्म बेटी को। मेरी तापसी की जिंदगी में ग्रहण लगा चुकी है। वो पहले हमसे तापसी को दूर किया, फिर उसकी खुशियों को पति को छीना, और अब खुशियां आए तो उसमें भी ग्रहण लगा दिया। उसे तो जीते जी नर्क में इतना ही बोली थी। सुमित्रा जी को अपने गलों पर एक जोरदार थप्पड़ का एहसास हुआ। CH12 आशी ने मरा। आदर्श को थप्पड़। जितेंद्र जी के कहने पर आयुष बिना वक्त गवाए आए आदर्श के रूम की तरफ चला जाता है। वही हॉल में सुमित्रा जी पागलों की तरह करते हुए वाच को उठा दीवार पर मरा। तो जितेंद्र जी गुस्से से बोले, अपना ये गुस्सा कहीं और दिखाना, और ये कोई हमारा घर अग्रवाल मेंशन नहीं है जो तुम अपनी हरकतें यहाँ दिखाओ। ये मेरी आशी का ससुराल है और मुझे यह तुम दोनों का कोई तमाशा नहीं चाहिए। निकल जाओ अभी के अभी, इसी वक्त यहाँ से। सुमित्रा जी गुस्से बोली, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे वो मेरी तापसी की जिंदगी से खुशियां छीनती है। और रही बात उस देवकी की जिसके गुण अपने गए हैं, वो मेरे पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, समझे। ये मत सोचिएगा मैं हर मन गई हूं, मैं अभी जा रही हूं, मगर अपनी बेटी के लिए वापस आऊंगी और उसका छिना हक लेकर उसे दूंगी। जितेंद्र जी गुस्सा होते हुए बोले, तुम ये भूल जाओगे, तुम कभी भी मेरी बच्ची का हक उसे छीन पाओगे। इस पर उसकी खुशियों के सामने उसकी ढाल बनकर उसका पिता खड़ा है। आदर्श का रूम। आदर्श आशी को लेकर अपने बिस्तर के पास ही बैठा हुआ तो उसके सर और बालों को आराम से सहलाकर उसको एक तक देख रहा था कि तभी कमरे का डोर खोलकर कोई अंदर आता है। तो सब सामने देखे हैं तो कोई और नहीं, आयुष आया था। आदर्श गुस्से से बोला, तुम्हें इतनी देर कहाँ लगा गई, तुम्हारी वजह से अगर आशी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आदर्श की बातों को सुन आयुष गुस्से से बोला कि पहले अपनी सासू माँ को थोड़ा हैंडल करो, उन्होंने ही मुझे आने से रोका था। उन्हें तापसी की ज्यादा चिंता थी, उसके जख्मों का इलाज करने के लिए बोल रही थी कि आशी इतनी सीरियस कंडीशन में नहीं है कि उसे मेरी जरूरत पड़े। ये सुनते ही लता जी बोली, पता नहीं है सुमित्रा को क्या हो गया है, उसे अभी भी आशी की हालत नहीं दिख रही। तापसी की गलती होने के बाद भी वह अभी भी उसका साथ दे रही है, पता नहीं आगे क्या करेंगे ये।
अखिलेश जी लता जी के पास आकर बोले ये सब बातों का समय नहीं है, अभी हमें आशी पर ध्यान देना होगा, उसे अभी हम सबके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आयुष आशी के दूसरे साइड जाकर बैठ उसका चेकअप करता है और एक इंजेक्शन की सूची में दवाई को लगाकर उसके बाहों में लगा देता है। एक आदर्श बोलना है ये क्या था? आयुष बिना आदर्श की तरफ देखे हुए बोलते चिंता मत करो, जहर नहीं है, खाली इंजेक्शन की दिया है नींद की दवाई के लिए, ताकि वो अपने मन को थोड़ा रिलैक्स कर सके और उसके दिमाग को थोड़ी शांति मिले, ताकि फ्रेश फील हो जब वह उठे और कोई भी उसके बारे में बात ना करे वापस, ताकि उसे ऐसे ही पैनिक अटैक आए। ये सुनते ही किशोर जी बोले अब हमें चलना चाहिए। आदर्श तुम यही रहना, आशिक का ध्यान रखना, अगर कोई जरूरत हो तो हमें आवाज लगा लेना। तो आदर्श जी दादाजी बोलना है सिर्फ। सबके जाने के बाद उसे कमरे में आदर्श प्रेम देव भी बजाते हैं। देव आदर्श के पास आकर बोलता है क्या सोच रहे हो तुम? आदर्श सीरियस फेस के साथ बोलता है ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा, बस ये सोच रहा था जिस वजह से मैं इसे दूर रखना चाहता था, अब वही वजह इसकी जान लेने पर टोली हुई, तो अब मैंने फैसला किया है कि मैं आशी को नहीं छोड़ूंगा। प्रेम आगे आते हुए बोलो तो इसका मतलब तुम इलाज करवाओगे अपनी उसे बीमारी का? अगर तुम सोच रहे हो कि अगर बिना इलाज के तुम्हें आशिक के पास रहने देंगे तो इस पर नहीं, क्योंकि तुम भी जानते हो तुम्हारी यह बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, जिससे तुम प्यार करोगे उसके लिए खतरनाक साबित होगी। आदर्श बेड से खड़े होकर खिड़की के पास जाते हुए बोला जानता हूं इसलिए अब सो रहा हूं, ट्रीटमेंट शुरू करवाने का पहला वजह नहीं थी, अब है। ये कहते वो आशी की तरफ देखा है। पहले सोचता था कि आशु को अपनी जिंदगी से दूर रखेगा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कितना भी खुद से दूर करना चाहा मगर फिर भी वो मेरे ही नसीब में आए, और अब मैं चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा हूं, और ना मैं चाहता हूं वो मुझसे दूर जाए। किसी भी कीमत पर मैं उसे अपने पास रखना के लिए या अपने साथ बंधे रखना के लिए रिश्ते में किसी भी हद तक जाऊंगा। बचपन से उसे प्यार करता था मगर फिर भी अपनी बीमारी के कारण कभी बात नहीं पाया, और जब तापसी से शादी फिक्स हुई तब भी नहीं कहा पाया। सोचा यही किस्मत को मंजूर होगा, यही सोचा था कि यही आशिकी के लिए सही होगा, मगर तापसी के जाने के बाद जब आशी से मेरी शादी हुई तो उसे दूर रहना चाहा, मगर यह भी नहीं हुआ। उसके मासूम चेहरे, उसके मासूमियत, उसकी यह भोलेपन मेरा दिल फिर से उसकी तरफ आकर्षित किया। इसलिए मैंने वो 6 महीने पहले फैसला लिया तापसी को अपनी जिंदगी में वापस लाने का, मगर मुझे नहीं पता था आशी के लिए वह फैसला एक मौत से पत्थर सजा बन जाएगी। मगर अब मैं उसे वो खुशी दूंगा जो वो हमेशा से डिजर्व करती थी। इस बार वो जो सजा देना जाएगी मंजूर करूंगा, मगर सिर्फ खुद से दूर जाने के अलावा। तभी किसी ने गुस्से से बोला ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे रहते मेरी बहन की जिंदगी मैं तुम्हें दोबारा नहीं आने दूंगा मिस्टर आदर्श रघुवंशी। सबने गेट की तरफ देखा तो वहां पर क्रिश खड़ा हुआ था। उसे देखकर प्रेम और देव के फेस पर हल्की सी नॉर्मल भाव आए। क्रिश अंदर आया और प्रेम देव को देखते हुए बोला अब कौन सी नई चाल है मेरी बहन को सताने के लिए, या अभी भी तुम तीनों को उसके हालात नहीं दिखे ही, या किसी तरह की सजा देना चाहते हो? मौत से पत्थर तो जिंदगी दे ही चुके, अब क्या उसकी जिंदगी से सांसें भी जीना चाहते हो? आदर्श गुस्से से आगे आया और एक पांच क्रिश के मुंह पर मरते हुए बोला तुम्हें कितनी बार खाए अच्छे शब्द आगे से निकले तो तुम लाश किसी नाले में पड़ी रहेगी। तुम्हें मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम आशी के भाई हो। क्रिश पर गुस्से से अपना कॉलर चुराते हुए बोला मैं भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई जैसे हो। समझ में आई बात? बहन की बात आती है तो मेरे लिए मेरी बहन सबसे ऊपर होती है, उसके आगे मैं किसी भी रिश्ते का मन नहीं रखूंगा। मिस्टर रघुवंशी समझ में आई बात? और यह धमकी किसी और को देना जो तुम्हारे इन धमकियों से डरते हो? क्रिश इतना ही कहा था कि तभी आयुष अंदर आते हुए का तुम लोगों को दिमाग नहीं है, अभी आशी के ऊपर इंजेक्शन का असर है, इसका मतलब यह नहीं क्यों तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रही होगी। तुम क्या चाहते हो वो अपनी रिकवरी ना कर पाए? जिसके लिए तुम लड़ रहे हो ना वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि तुम्हें संभल सके। तुम्हें उसके लिए खुद को संभालना होगा ताकि उसके सामने ये तुम्हारा रूप ना आए, और तुम उसकी कंडीशनर को सुधार नहीं सकते तो अपने ये लड़ाई झगड़ा और पर्सनली दुश्मनी को से दूर रखो। वैसे ही नीचे आंटी और तापसी के ड्रामा से अभी वो ट्रॉमा में है, पैनिक। अगर तुम लोगों का यही चलता रहा तो सच में ही उसके बचने की चांस कम हो जाएंगे। अब तुम लोग यहाँ से निकले, मुझे इसका थोड़ा चेकअप कर रहा है। वापस से तो आदर्श से घूरता है और फिर सबको देखकर कड़क आवाज में कहता है नीचे चलो सॉन्ग। आदर्श और बाकी सबके जाने के बाद आयुष गेट के पास आकर गेट अच्छे से लॉक करके पीछे मुड़ते हुए देखे हैं। ड्रामा बंद करो और जाओ, वह लोग जा चुके हैं। ये सुनते ही आशी अपनी आंखें खोलता है। आयुष आशी के पास आते हुए बोलना कब तो मैं होश आया तो आशी रहती है जब आप अंदर आए। आयुष सीरियस फेस के साथ बोलते तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, सच सच बताना तो? आशी फेस को देख आयुष के 3-4 बार कर अपने हमें हिला देती है।
आयुष बोलना है कि तुम्हें पैनिक अटैक क्यों हुआ है, क्योंकि जब जहां तक मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट तो थी नहीं, तो ये पैनिक अटैक नहीं आने चाहिए थे। ये सुनते ही आशी अपना सर नीचे झुका लेती है। तो आयुष कहता है सच्ची सच्ची बताओ क्या छुपा रहे हो। तो आशी कहते जो बोलोगे आप उसे पर विश्वास करोगे। आयुष बोलना है मेरा बच्चा जो बोलेगा मैं उसे पर आंख बंद करके विश्वास करूंगा बिना कोई सवाल किया। तो आशी अपने रेबीत के बारे में बता देती है। आयुष बोलना है ऐसा कैसे हो सकता है बच्चा, लगता है आपको हैवी दोस्त की मेडिसिन की वजह से हुआ है। तो आशी कहते हैं आप सच्ची बोला था ना, अब विश्वास करोगे, मगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको कुछ बताती हूँ तब आपको विश्वास होगा। तो आयुष बोलना है बोलो, क्या आप किसी संध्या नाम के लड़के से प्यार करते हुए। सुनते ही आयुष एक पल के लिए चौंक जाता है। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो आशी कहते मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो आयुष सर हम हिला देता है। आज फिर से एक और सवाल रहती है, क्या आप अंकल आंटी की पसंद से शादी नहीं करना चाहते। तो आशिक के सवाल को सुन सीरियस फेस के साथ कहता है वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसको देखकर मुझे सिर्फ उससे घिन आती है। एक मॉडल है वो, तुम जानती होगी उसे, मिस्टर बजाज की बेटी है। आशा मुस्कुराते हुए बोलते हो और ऐसा क्यों। आयुष बोलना है कि उसके आए दिन अफेयर्स मैरिज लोगों के साथ आए थे, उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा खराब, अमीर लोगों को फंसाकर आज इस मुकाम पर पहुंची है। ये सुनते हैं आशी बोलती है कि आप उसे जस्ट कर सकते हो, आपका अपना ओपिनियन है मगर बिना सच जान नहीं। आशी की बटनों को सुनने के बाद आयुष कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, उसके बारे में हर मीडिया न्यूज में यही खबर है। ये सुनते आशी रहती है वो एक फेमस सेलिब्रिटी है तो ऐसी बात चलना और है, रेटिंग टीआरपी के लिए बोला लोगों का काम है, आप भी उनकी बातों में आ जाते हो। एक बार भी आप उनसे मिले नहीं होंगे। सही कहा ना मैंने। आयुष बोलना नहीं मिला और ना मिलाना चाहता हूं। तो आशु मुस्कुराते हुए कहती है ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी बहन होने के नाते आपका भला चाहती हूं, इसलिए एक बार उनके बारे में ध्यान से पता लगवाए। आपके पास इतनी पावर तो है, आप उनके बारे में पता लगा सके। और एक काम कीजिए, आज होटल पैरालाइज में जरूर जाना, रूम नंबर 420 में, उसमें आपको आपके सवाल के सारे जवाब मिल जाएंगे। और याद रहे किसी को बताना नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तक संध्या को भी नहीं। आयुष एक बार आशी को देखकर कहते तुम पर विश्वास करके जा रहा हूँ। ये सुनते ही ऐसी रहती अब मुझे आप नीचे ले चलिए, मेरा यहाँ दम घुट रहा है अकेले। तो आयुष कहते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें ले चला आई हूँ। ये कहते हैं उसे गोदी में उठाते हुए नीचे सीढ़ियों से जाने लगता है जहाँ पर सभी परिवार बैठे हुए थे। वही आयुष को आशी को ऐसे लेट हुए देखा आदर्श थोड़ा गुस्से में कहता ये क्या है, उसे आराम करने दो, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, तो मुंह से वापस नीचे क्यों ला रहे हो। ये सुनते ही आशु गुस्से से कहती है क्योंकि मैं नहीं भाई को कहा था और इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आदर्श आशी के पास जाकर उसे आयुष की गोदी में से लेकर नीचे उतरने लगता है। तो आशु गुस्से से कहती है आदर्श मुझे नीचे उतरी, मुझे बेफालतू की झूठी फिक्र दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे दिखाए जिसे इसके आदत हो, मुझे इन सब दिखाए की जरूरत नहीं है। अब आदर्श बोलना है कि मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ बीवी, और आराम से बैठे रहो, अभी तुम उसे हालत में नहीं हो कि मेरा गुस्सा झेल पाओ। आशी हंसते हुए बोली सही कहा, आपको गुस्सा तो हमारा बच्चा भी नहीं चल पाया ना, आपके उसे गुस्से नफरत की वजह से आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं, अभी मेरी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया आज। ये सुनते ही सभी हाल में सन्नाटा अच्छा जाता है। ये कहते ही ऐसी झपट्टे से आदर्श की गोदी में से उतर के उसे खुद से दूर धक्का देती है और कहती है खबर तो, और जो मेरे पास आने की कोशिश, मैं कभी भी अपने बच्चे की कातिल के साथ कभी भी नहीं जिंदगी शुरू नहीं करूंगी, आए बात समझ में, और बहुत ज्यादा आपसे दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर की कभी मेरे बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे आप। ये सुनते ही आधार कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अब इस पर मुझे तो नहीं जा सकती, पहले जब मैं तुमसे दूर जाने दे रहा था तब तुम जा सकती थी, मगर अब नहीं, अब कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। आशी आदर्श को खुद से दूर करते हुए एक थप्पड़ मारती है और कहती है खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम लिया और बीवी खाने की हिम्मत की, मैं कोई आपका खिलौना नहीं हूं, जबकि चाय के घर जब जी जाए अपनी जिंदगी से फेंक दिया, मैं अब मेरा मन जो करेगा वो करूंगी, मैं अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से जीऊंगा, किसी के इशारों पर नाचे वाली नहीं बनूंगी। CH13 आदर्श का जुनून। हेलो प्यारे क्यूट लवली रीडर्स, मुझे पता है आज का चैप्टर छोटा है क्योंकि मेरे सर में 3-4 दिन से दर्द था, मगर आज कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा बढ़ गया है, जिससे मैं मेडिसिन तो ले लिया मगर कम नहीं हो रहा है। फिर भी आज मैंने उपके से पापा से फोन लेकर छोटा चैप्टर डाला है क्योंकि डॉक्टर ने ज्यादा मोबाइल पर ध्यान देने को माना कर है, इतनी देर तक मोबाइल पर देखने से मेरे ब्रेन में थोड़ा दर्द ज्यादा बढ़ गया है। हेलो, और सेकंड ये थॉट है कि सबके के आदर्श बड़ा है, तो आपको ये बताना है कि आदर्श हीरो होना आपको अच्छा नहीं लगा रहा है, ये कोई उसमें बुराई है, अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े उसमें आदर्श की कोई बुराई नहीं, बस वह पीछे लेख का एपिसोड में जो फर्स्ट चैप्टर उसमें उसका पोस्टर यानी लिबर्टी पहले के दिखाए तो वह कैसा था, अब आप उसके आधार पर उसे जज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स प्लीज पहले चैप्टर और कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाने दीजिए, फिर अपने अच्छे प्यारे कमेंट दीजिएगा, और थैंक यू।
आशी गुस्से से आगे बोली, वैसे ये बदलाव कहीं मुझे बर्बाद करने का नहीं, क्योंकि आप जिसके लिए एक बार बरपाल ले उसकी जिंदगी का अंत करके रहते हैं, जैसे मेरे और मेरे बच्चे का किया। वो तो इस दुनिया में आने से पहले चला गया, शायद अच्छा हुआ कि वो इस दुनिया में आया है, नहीं अगर आ जाता तो आपकी तरह ही बनता, किसी मासूम की जिंदगी को आते ही निगल जाता। उसकी बदकिस्मती या कहे या खुशकिस्मती, मरने वाला उसका बाप था और उसे लाने वाला भी उसका बाप था। आप सिर्फ लोगों की जिंदगी को बर्बाद करना जानते हैं, खुशी तो आपसे बिखेरी नहीं जाती है। आदर्श गुस्से से समाने रखा आवाज जमीन पे मरता है और चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, जो मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द कहा, जो भी करा मैंने करा, उसकी कोई गलती नहीं थी। इसकी सजा मैं खुद को पूरी जिंदगी दूं तब भी कम है। मैं लोगों की जिंदगी बर्बाद करत हूं, मगर किसी बेगुनाह की नहीं, की शिवाय तुम्हारे और अपने बच्चे के साथ। मैंने अपने गुस्से के कारण आज उसे खो दिया, और सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है, ये मौत से बता सजा होगी मेरे लिए, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं और मैं कभी खुद को भुलाने नहीं दूंगा। अगर भूल भी गया तो तुम तो मेरे साथ, मुझे हमेशा ये दर्द याद दिलाने को। आदर्श घुटनों के बल बैठकर आशी की कमर को खुद के गले लगाकर बोला, जो सजा दोगी वो मंजूर है, जैसे कहोगी वैसे रहूंगा, एक लफ्ज नहीं कहूंगा कि तुमने ये क्यों किया। बस मुझे मेरे बच्चे की तरह मत छोड़कर जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। आशी आदर्श को खुद से गुस्से से धक्का देते हुए बोली, तो मर जाओ, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत के अलावा कुछ भी नहीं होगा, मरते दम तक सिर्फ नफरत रहेगी। मिस्टर आदर्श रघुवंशी समझे, इस अलावा अब तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा मेरी आंखों में। और जो दर्द तुमने मुझे 1 साल में दिए हैं ना, वो मैं तुम्हें 1 महीने में देकर दिखाऊंगी, कि जब कोई अपना दिल नोच्छवा कर देता है, उसके बदले सिर्फ आपको उसकी घृण तिरस्कार नफरत मिले, तो जिंदगी जीने से अच्छा मरना लगाता है। आदर्श खड़े होकर जुनूनियत के साथ बोला, जो तुम्हें मुझे देना वो तुम देकर देख लो, मैं तुम्हें प्यार ही दूंगा और उसे बदले तुम्हारी हर सजा के साथ अपना प्यार को वापस भी पाऊंगा। तुम्हारे हर चीज पर मेरा हक होगा, चाहे प्यार हो या नफरत, घृण, तिरस्कार, सिर्फ मेरा होगा वीवी, क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी वो नफरत और जिद्दी देखी है, उसे भी बढ़कर मेरा जुनूनी इश्क है, जो हर हद से गुजरेगा तुम्हारे लिए। आशी आदर्श की आंखों में देखकर बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कि को जीतेगा और आपकी सजा की शुरुआत होगी। मसूरी से वाही से शुरू हुए थी ना हमारी कहानी, उसका अंत भी मैं वाही करूंगी। आदर्श मुस्कुराते हुए बोला, तेरे इश्क में खुद को मिटा दूंगा, जो चाहे गवा दूंगा, सजादा ना कर सकूं जिस इश्क में, उस इश्क पे खुद को मिटा लूंगा। फ्रेंड्स को कोई शायर नहीं तो बताना कैसी लगी शायरी। आदर्श की शायरी को सुन ऐसी गुस्से से बोली, मैं कोई पागल नहीं हूं जो आपकी इन चुपड़ी बातों में आ जाओ। मिस्टर रघुवंशी, एक बार धोखा खाना खुद की गलती होते बार बार करना बेवकूफ़ी। अब सिर्फ मैं अपने लिए ही जीऊंगी, किसी के लिए नहीं। बहुत जी लिए, सबके लिए बहुत कर लिया, सबके लिए मिला दर्द और तकलीफ, खुद के लिए दूंगी अपने पैसे, अपने दम पर लूंगी, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि दर्द और तकलीफ ने मुझे इतना ताकतवर बना दिया है। क्या मुझे किसी भी दर्द और धोखे से डर नहीं लगता जितना अपनों के प्यार से लगता है अब। क्योंकि कुछ लोग प्यार का प्रेम करके जिंदगी में आते हैं और जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। आदर्श जुनून के साथ आशी से बोला, तुमने मेरी नफरत देखी है, मेरे जुनून वाला प्यार नहीं, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ वाइफ। जितनी कोशिश मैं तुम्हें खुद से दूर जाने के लिए मजबूर करने के लिए की थी, उससे ज्यादा अब मैं कोशिश तुम्हें अपना बनाने के लिए करूंगा, हर हद पार करूंगा, चाहे किसी की जिंदगी बर्बाद करनी पड़ेगी, अच्छा किसी को तबाह, मगर अब यह आदर्श रघुवंशी तुम्हें अपने प्यार में वापस से रंग कर रहेगा। आशी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ठीक है मिस्टर रघुवंशी, आप अपनी मोहब्बत के रंग में रंगने की कोशिश कर लीजिए और मैं अपनी नफरत का रंग आपको दिखाऊंगी। इस बार आपने मेरा प्यार देखा है हद से ज्यादा, अब मेरी नफरत सहेंगे, वह भी बेइंतहा। आपके प्यार को अपने के लिए मैंने हद पार की थी, अब अपनी नफरत निभाना के लिए मैं हर हद पार करूंगी, हर सरहद तोड़ूंगी। अब आप एक नई आशीष से मिलेंगे जो अपने ही रंग में सबको रेंज की, और उसके रंग में सब रहेंगे मगर उसे कोई अपने रंग में नहीं रख पाएगा। इस बार अब आपके सामने एक नई राशि आएगी जो कि अब किसी के लिए नहीं हंसेगा, सिर्फ अपने लिए जिएगी। अब आपके लिए वो आशिकी आएगी जो नामासूम होगी, ना इसके अंदर आपके लिए कोई फीलिंग होगी। आशीष सबकी तरफ गुस्से से देखी आई है तो देव आगे आते हुए कहता है, प्यार से बच्चा ऐसा मत करो, किसी की गलती की सजा खुद को मत दो। तो ऐसी हंसते हुए कहती है, ये बोलने में अपने देर नहीं कर दी मिस्टर देव अग्रवाल, आपने कितनी जल्दी याद कर लिया। 1 साल लगे आपको याद करने में और आपका रहे बर्बाद कर लूंगी मैं खुद को सजा देखकर नहीं, अब तो मैं आभा दूंगी, क्योंकि बर्बाद तो आपने 1 साल पहले ही कर दिया था। किसी की गलती की सजा मुझे भुगतने पर मजबूर कर दे, किसी की गुनाहों की सजा मेरी जिंदगी को बर्बाद करके चुकानी पड़ी। अब आप का रहे हैं मैं अपने आप को सजना दूं, कैसी सजा? सजा तुम्हें भुगत चुके, अब तो सजा भुगतने की बारी अब सबकी है।
आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो बोग वो काटोगे। आपने मुझे दर्द और दुख के अलावा कुछ दिया नहीं, तो आप यह मत सोचना कि आपको उसके अलावा कुछ मिलेगा। मुझे डर, तकलीफ और सजा के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बचपन से आज तक सारी गलतियां का बोझ मैं दुआ, मगर अब आप लोगों की बारी। हार गलती के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया ना, जब ऐसी ही जिंदगी दे रही थी। इससे अच्छा तो किसी कचरा में डाली आते। वहां पर CH14 आशी के कड़वे शब्द का वर जितेंद्र जी पर। सॉरी चैप्टर ना देने के लिए गुलदस्ता 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 गुलदस्ता। अब स्टोरी पर। आशी को अपने ऊपर किसी का हाथ उठाना पसंद नहीं आया था। उसे गुस्से से हाथों की मुट्ठी घुस गई थी। आशी उसे सामने देखती है तो सामने जितेंद्र अग्रवाल खड़े थे। ऐसी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जितेंद्र जी भी गुस्से से बोले, हम आपके पिता हैं और इस हफ्ते तो हमें ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। आपकी हिम्मत भी कैसे भी अपने लिए ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल करने की। आशी भी उनकी आंखों में बिना डर और इमोशन के साथ देखकर बोली, मेरे कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ भाई के अलावा उसका। गली में जिस दिन मैंने इस घर में बहू बनी थी, उसी दिन आपसे और आपके परिवार से रिश्ते तोड़ लिए थे और आज मैं सबके सामने का रही हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो ये हक नहीं है आप मेरे ऊपर हाथ उठाने का, मुझे सही गलत सीखने का। जिसने खुद जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करी हो वो किसी को क्या सिखाएंगे। देव गुस्से से आगे आते हुए बोला, आशी हम मानते हैं गलती हुई है, मगर तुम अब हद पर कर रही हो पापा के साथ। आशी कोल्ड वॉइस में बोली, श्री देव अग्रवाल जी, यह आप अपने पिताश्री को समझाएं। किसी की जिंदगी में ज्यादा तंग ना आड़ाई, वरना इस उम्र में टांग टूटने का भी जोखिम हो सकता है आपके समझदार पिताश्री का। क्योंकि इसे तो अपनी पत्नी ही नहीं समझी, तो दूसरों को हिदायत ना दे तो अच्छा होगा उनके लिए। श्री देव अग्रवाल जी, आपके पिताश्री जी काम में माहिर है, उनसे कहिए वही करें। जैसे कि अपनी पत्नी की चापलूसी करना, उनकी सही गलत बातों में हमें हाँ मिलना, और बाकी मेरे मामलों से इस बार दूर रहिए, वन अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आशी पर गुस्सा करते हुए प्रेम कहता है, तुम ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हो आशी, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कहा रही हो। ऐसी मुस्कुराते हुए प्रेम की तरफ देखकर गई, बुरा लगा रहा है, इतना ही बुरा लगा रहा है तो अपने पिताजी को समझाए। और रही बात मेरे शब्दों की, तो वह क्या है ना, आप ही लोगों से यह शब्द सीखे हैं मैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता कब अपने किसी को कैसे चोट पहुंचा दी। वैसे भी मैंने इतने बुरे शब्दों का प्रयोग अभी किया नहीं है जो आपके और आपके परिवार को बुरा लगे, और अगर इतना ही बुरा लगा रहा है तो प्लीज आइंदा से मेरे सामने अपने हाथ और मुंह दोनों संभाल के इस्तेमाल करेगा, वरना जब मैं बार करने पर आऊंगी तब आप सहन नहीं कर पाएंगे। और आप लोग सो रहे होंगे तो आपको मैंने बॉक्स दिया तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है, जो मैं आपको सभी के गुनाहों को माफ करके एक हैप्पी फैमिली बनाओ। अब मेरा वो सब नहीं टूट गया, अब तो मेरा कुछ धमाका करने का मन है, जो कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा एडवेंचर लाएगा। आदर्श आशी की तरफ देखते हुए कहता है, आशी हद में रहो, ऐसा वैसा कुछ मत करना जिसे बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। आशी नाटक करते हुए, डरने का क्या, अरे मैं तो डर की मिस्टर रघुवंश आपके शब्दों से। वैसे आपके पछतावे की बात कर रहे हैं, बाद में मैंने तो पहले ही पछता लिया आपसे शादी करके और उसे निभा के। अब तो पछताने की बारी आपकी और उन लोगों के जिन्होंने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद किया। शुरुआत तो मैं कल से करूंगी, वह भी धमाकेदार, चिंता मत कीजिए। मसूरी में जाकर आप सबको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। आपकी जिंदगी सुबह शाम रात दिन सब धमाकेदार बीतेगी। मेरा शुक्रिया अदा करने का मन करे तो बेशक भी झिझक कर सकते हैं। ऐसी मुस्कुराते हुए आदर्श की तरफ देखते हुए एकदम सॉफ्ट वॉइस में बोली, और आपको जरूरत नहीं है कमरे में आने की, क्योंकि मुझे शांति से आराम करना है। कल के धमाकेदार प्लान के लिए तो आप जहां हमेशा रहते हैं वहां जा सकते हैं, इस बार आपको कोई रोक टोक नहीं है। या ऐसा कीजिए, आप अपनी होने वाली वाइफ के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि कल से तो आप दोनों को एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही बनाए पड़ेगा। मेरे धमाकेदार आइडिया के कारण आज की जिंदगी और नींद दोनों ले लीजिए, कल से तो ये हराम होने वाली है, ना चैन की जिंदगी मिलेगी और ना नींद। आशी आदर्श के दादाजी के पास जाकर मुस्कुराते बोली, बाय, गुड नाइट दादू। ये कहकर आशी रूम की तरफ चली गई। मैं सभी परिवार वाले आशिक बटनों को सुन परेशान और चिंता हो गए थे। तभी लता जी और अखिलेश जी से रहा नहीं गया, वो किशोर जी के पास जाकर बोले, पापा आपने आशी को रोका क्यों नहीं। किशोर जी बोले मुस्कुराते हुए, मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाया था कि अपने तबाही को उसके प्रति बदलो, मगर तुमने कुछ नहीं किया। आप मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं उसे कुछ समझाऊंगा, वो जो कर रही है अपने दिल के नफरत गुस्से को निकले ये काम करने के लिए जो करना चाहती है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। जैसे मैंने तुम लोगों को रोकने की कोशिश की, तुम नहीं रुके, तो अब मैं उसे भी नहीं रोकूंगा। क्योंकि जिस बच्ची को मैं जानता था वह मासूम, प्यारी और सबका ख्याल रखने वाली, सबको प्यार करने वाली थी, मगर तुम्हारी गलतफहमी और शिकायत होगी वजह से आज वो ऐसी बन गई है। अब ना उसके दिल में तुम लोगों के लिए प्यार है ना परवाह, तो ये गलती उसकी नहीं तुम लोगों के की सजा है, क्योंकि तुमने एक मासूम के दिल को तोड़ा है।
आयुष कब से चुप था, वो अब किशोर जी के पास जाते हुए बोला, दादाजी मुझे कुछ काम है, मुझे अभी चलना होगा, मैं सुबह आपसे एयरपोर्ट पर मिलेगा। किशोर जी कहते, ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना। वही आदर्श अपनी बार की तरफ चला जाता है, उसके पीछे प्रेम और देव भी। कैसे करेगी आशी अपने बदले की शुरुआत बाय BYY बाय YCH15, आदर्श का टूटना और आशी के बदले की शुरुआत। रघुवंशी फैमिली के नाम अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भाई। अग्रवाल फैमिली के नाम तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3। दिल 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 दिल। ये फ्लैट कहानी में आदर्श बार में जाकर सबसे महंगी वाइन के कलेक्शन में से एक वाइन निकलता आई है, जो कि काफी सालों से राखी हुई थी, जिसको पीने से काफी ज्यादा नशा हो जाता था एक कोर्ट में ही, मगर आदर्श को इसकी आदत थी। आदर्श जैसे ही एक पैक खत्म करके दूसरा पैक बनाने को होता है, वैसे ही देव गुस्से से आदर्श के हाथ में से वाइन के गिलास लेकर कहता है, क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो, दिखाई दे तो तुम्हें अपनी हालत, डॉक्टर ने माना कर है ना तुमने ड्रिंक करने से, फिर भी तुम मानते नहीं हो, ऐसे तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा, समझ में नहीं आती तुम्हें बात। आदर्श गुस्से से वन के बोतल को नीचे पटकते हुए, जिससे उसके टुकड़े होने पर आवाज होती है, गुस्से से कहता है, क्या करूं तो क्या करूं, किसके लिए ठीक रहा हूं, किसके लिए ठीक रहो तुम ही बताओ मुझे। आशिकी एक बात आज मेरे दिल को तोड़ रही है, एक डर पैदा कर रही है, कहीं वो मुझे सच में छोड़कर हमेशा के लिए नहीं चली जाए। मैं कितना भी कोशिश कर लूं मगर खुद के दिल को समझा नहीं पा रहा हूं, मैं उसे बना पाऊंगा कि नहीं ये भी नहीं पता कि उसकी आंखों में जो मैंने नफरत अच्छी है वो कोई नॉर्मल तो नहीं लगा रही, ऐसा लगा रहा है जैसे सब कुछ तबाह करके रखेगी उसकी यह नफरत। देव आदर्श को समझते हुए बोला, तुमने उसकी आंखों में नफरत अच्छी, उसको गुस्सा दिखा, उसके जज्बात को नहीं समझा, तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो जो पहले की थी, उसके जज्बात को ना समझ के। अभी तुमने उससे कितने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि तुम उसके सभी सजा को काबूल भी करोगे और उसे अपने प्यार का एहसास दोबारा करवाओगे, और यहाँ तुम ड्रिंक कर रहे हो और अभी से ही तुम उसके एक बार का दिन भी नहीं हुआ, तुम अभी से ही टूट रहे हो, तुम माफिया किंग हो, अपने जज्बातों को संभालो और एक बार आशिकी की तरफ देखो और उसके लिए खुद को मजबूत करो ताकि तुम उसे समझाओ और तुम आज भी उसे प्यार करते हो जितना पहले करते थे, उसे एहसास दिलाओ जैसे उसने तुम्हें एहसास दिलाया। 1 साल तक उसने वो दर्द तकलीफ सही फिर भी उफ नहीं किया, मगर अब उसके तकलीफ और दर्द के बाद सब्र कर टूट चुका है। अब तुम्हें उसे वापस से जोड़ना होगा, तुम्हें उसे वापस से अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, खुद से प्यार करना सीखना होगा, वरना ऐसा ना हो तुम उसे हमेशा के लिए को दो अपनी नफरत की वजह से जो तुमने उसे करना सिखाया ही है और उसने तुम्हें प्यार करना सिखाया ही है, तो तुम भी उसे अब अपने प्यार से प्यार देकर उसकी नफरत को प्यार में बदलो उसकी ही तरह। अब फैसला तुम्हारा है, जो भी फैसला होगा सोच समझकर करना, क्योंकि उसे पर तुम्हारी जिंदगी और आशी की जिंदगी टिकी हुई है। आशी का रूम, आशिक अपने रूम में जाती है, जोर से दरवाजा बंद करके बैठ जाती है बेड पर और 1 फुट में पास में रखे जग में से पानी गिलास में डालकर पी जाती है। आशिक खुद के डर को काबू कर हौसला के साथ रहते, आशिक तुम्हें खुद को कमजोर नहीं होने देना है, चाहे कोई कितना गड़बड़ है, चाहे कितना भी पछतावा करे, उन्हें खुद को कमजोर नहीं होने देना, बल्कि अपने हुए हर एक धोखे, हर एक दर्द के बदला लेना है, अपने दर्द का एहसास दिलाना है। और उसके लिए मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी और उससे बेहतर साथी इस काम में मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। ये कहकर अपने पास में रखे उनको उठाती है और एक नंबर डायल करती है जल्दी से। उससे पहले दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता आज एक सांस में ही बोलना शुरू करती है, ज्यादा सवाल मत पूछो, बस मुझे तुम्हारी जरूरत है किसी से अपना बदला और हिसाब पूरा करने के लिए। अगर तुम चाहते हो अपने आसनों का बदला चुकाना तो प्लीज कल मेरे साथ मसूरी चलने के लिए तैयार हो जाना, सीधा एयरपोर्ट पर मिलेगी और वही सभी चीज तुम्हें समझा दूंगी क्या करना है और क्या नहीं, सुबह जाना एयरपोर्ट पर। ये कहकर आशु फोन कर देती है और एक और नंबर मिलकर फोन उठाने का वेट करती है। जैसे ही फोन उठाकर उधर से एक औरत की आवाज आती है, हेलो बेटा। औरत की आवाज को सुनकर सुकून से आशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आशिक गहरी सांस लेकर रहती है, हमें आपकी जरूरत है, आप आओगे हमसे मिलने। उधर से औरत फिक्र मत आवाज में रहती है, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा फिर, या फिर से किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, मुझे बताओ, मैं आऊंगी तुमसे मिलने, चिंता मत करना, जल्दी आऊंगी।
आशु मुस्कुराते हुए कहती है, आप सच में एक माँ की तरह हो, मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हो। बस मुझे अब आपके साथ की जरूरत है अपने बदले को अंजाम देने के लिए, इसलिए आपको कल मसूरी आना होगा। आप आओगे माँ? तो उधर से वह औरत कुछ सोचते हुए आशीष ही बोलते हैं, ठीक है मैं आऊंगी, मेरी बेटी मुझे बुलाएगी तो मैं आऊंगी, उसकी तकलीफों में उसकी शादी बने क्यों नहीं आऊंगी बोलने के लिए। तुम्हें बेटी नहीं कहा है, दिल से मानती हूँ तुम्हारी तकलीफों को तुमसे दूर करने के लिए माँ आएगी कल तुम्हारे साथ मसूरी। ये सुनते ही आशी बोलते हैं, आई लव यू माँ, और फिर फोन कट देती है। फोन रखने के बाद ऐसी बेड पर लेते हुए बोलते हैं, अब आप सबकी जिंदगी का फैसला कल होगा और उसकी शुरुआत होगी उन दोनों के एंट्री से। CH16 सुमिता जी को भड़कना, आयुष का भेष बदलना, रघुवंशी फैमिली के नाम। अखिलेश रघुवंशी पापा, किशोर रघुवंशी दादा, लता रघुवंशी मम्मी, आनंदिता रघुवंशी दादी, वाणी रघुवंशी बहन, माला रघुवंशी गोदली बहन, आदर्श रघुवंशी मेल लीड, जय रघुवंशी भा, जोड़ अग्रवाल फैमिली के नाम। तेजास अग्रवाल दादा, सुमित्रा अग्रवाल मम्मी, कशिश अग्रवाल दादी, तनुजा अग्रवाल बुआ, तापसी अग्रवाल सटेप सिस्टर 4, आशी अग्रवाल फीमेल लीड 5, प्रेम अग्रवाल बड़ा भाई 2, देव अग्रवाल बड़ा भाई 1, जितेंद्र अग्रवाल पापा, कृष अग्रवाल बड़ा भाई 3।